हेलो एवरीवन, आज हम लोग फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में आगे डिस्कशन करेंगे। जो कल तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आर लोड के हम लोगों ने 2 सर्किट देखे थे और एल लोड के 2 सर्किट देखे थे। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आर और एल दोनों मिल जाए, दोनों लोड में हो, तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, उसके वेवफॉर्म्स कैसे बनेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जा सकती हैं। तो ये पहला डायग्राम है। सप्लाई लगी है, थायरिस्टर लगा है, मतलब एक ये सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर है और ये कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइस हमने यूज़ की है ये कंट्रोल डिवाइस है, सेमी कंट्रोल्ड, लेकिन इसको क्योंकि हम लोग कंट्रोल्ड बोल रहे हैं क्योंकि डायोड नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या है कि अगर इसका सप्लाई वोल्टेज हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो सिंपल एक साइनसोइडल सप्लाई होगी। ये हो जाएगा Vs। ठीक, सप्लाई वोल्टेज। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए कि लास्ट केस जो इंडक्टर वाला हम लोगों ने देखा था और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि ये वोल्टेज सप्लाई जब तक हम अल्फ़ा पे मान लो इसको ऑन कर दिए, अल्फ़ा पे हमने इसको ऑन कर दिया, अल्फ़ा पे ऑन हो गया तो ये कंडक्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसको हम कहाँ से कहाँ तक ऑन कर सकते हैं, 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं। हमने मान लो अल्फ़ा पे मान लो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री कुछ भी हमने ट्रिगर कर दिया। यहाँ पे हमने 30 मान लेते हैं। तो कंडक्शन कहाँ तक होगा, पहले तो पाई तक होगा, और पाई तक होगा तो मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव साइकिल में बात हो रही है। तो इसके अक्रॉस पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि सप्लाई 2 जगह इसकी पावर जा रही है। एक तो ये एक्टिव पावर में उड़ जा रहा है हीट के फॉर्म में, दूसरी पावर रिएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रही है। लेकिन लास्ट केस जो हम लोगों ने देखा था कि पूरी पावर जो यहाँ से डिलीवर हो रही थी वो इंडक्टर में पूरी जा रही थी। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कुछ पावर डिस्पेट हो जा रही है और कुछ पावर यहाँ पे रिएक्टिव पावर यहाँ पे स्टोर हो रही है, एनर्जी, कुछ एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है। तो जब वोल्टेज निगेटिव होगा, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ करंट स्टोर हुई, करंट इसने इंक्रीज़ किया, तो वो पूरी जैसे यहाँ से अल्फ़ा से लेके जितने देर तक यहाँ पे स्टोरेज चला उतनी देर तक एनर्जी डिस्पेट नहीं होगी। जैसे कि इसको अगर अच्छे से समझा जाए कि पहले वाले केस में ये था कि पूरी पावर इंडक्टर में गई और उतनी ही पावर डिस्पेट हो गई, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में ये होगा कि क्योंकि पूरी पावर नहीं जा पा रही है, सोर्स की पूरी पावर इंडक्टर को नहीं मिल रही है, इसलिए उतनी देर तक वो एनर्जी डिस्पेट नहीं करेगा। जितनी देर वो चार्ज होगा उससे कम ही देर में वो एनर्जी सारी डिस्पेट कर देगा। तो मतलब अगर हम चार्जिंग करंट की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा से लेके पाई तक, अल्फ़ा से लेके पाई तक ये इंडक्टर चार्ज होगा। ठीक, और उसके पहले ही ये कितना एंगल है, पाई माइनस अल्फ़ा। तो अगर पिछला केस रहता तो पाई माइनस अल्फ़ा ये डिस्चार्ज होता, लेकिन इस बार ये पाई माइनस अल्फ़ा डिस्चार्ज नहीं होगा, उससे पहले ही इसका कंडक्शन रुक जाएगा। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्शन एंगल, एक्सटिंक्शन एंगल। जहाँ पे कंडक्शन रुकता है वहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन एंगल। लास्ट केस में क्या था, लास्ट केस में एक्सटेंशन एंगल कितना था, 2 पाई माइनस अल्फ़ा, मतलब जहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फ़ा पे करंट रुक जा रही थी। इस केस में पहले ही मान लेते हैं बीटा पे करंट रुक जाएगी। तो इससे थोड़े क्वेश्चंस फ्रेम होना मुश्किल है। जैसे ये वाला वेवफॉर्म भी जहाँ तक कंडक्शन होगा तो बीटा तक, तो इसका वेवफॉर्म जो बनेगा वोल्टेज का वो इस तरीके से बनेगा। अल्फ़ा से लेके पाई तक, अल्फ़ा से लेके पाई तक इंडक्टर चार्ज हुआ, उसके बाद पाई से लेके बीटा तक इंडक्टर डिस्चार्ज हुआ।
तो वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक, सेम वोल्टेज जब तक कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक चला, अल्फ़ा से लेके बीटा तक। तो ये जो वोल्टेज है वही सेम आउटपुट वोल्टेज होगा कहाँ से कहाँ तक, अल्फ़ा से लेके बीटा तक। ठीक, इतना क्लियर है। अब इसी सर्किट को यहाँ पे देखते हैं। इस सर्किट में और इस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना सा है कि जो इंडक्टर डिस्चार्ज होगा वो सप्लाई को ना देके वो फ्री व्हीलिंग डायोड से, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा था सोर्स में उसकी करंट जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसकी करंट फ्री व्हीलिंग डायोड से होके जाएगी और सोर्स में कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो उस केस में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, करंट तो वही फ्लो होगी, करंट तो वही फ्लो होगी, ये वाली अल्फ़ा से लेके पाई तक सेम करंट फ्लो होगी और फ्री व्हीलिंग डायोड का कोई भी रोल नहीं रहेगा। लेकिन ये वाली करंट जो है पाई से लेके बीटा तक, ये यहाँ पे ना फ्लो होके ये यहाँ से फ्लो होगी, और जो वोल्टेज मिल रहा था अल्फ़ा से लेके पाई तक वो तो सेम मिलेगा आउटपुट में, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसे ही फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करना शुरू होगा ये हो जाएगा लोड शॉर्ट सर्किट, लोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, तो ये वोल्टेज हो जाएगा ज़ीरो। इसका वेवफॉर्म अगर बनाया जाए कैसे बनेगा, ये हो गई सप्लाई वोल्टेज, अल्फ़ा पे हमने ट्रिगर किया और पाई तक कंडक्शन होगा, पाई तक इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा, उसके बाद डिलीवर कहाँ से करेगा, यहाँ पे। तो जब तक इससे डिलीवर करेगा करंट तब तक कोई भी करंट फ्लो, कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो गया V नॉट। और I क्या होगा, I नॉट अल्फ़ा से लेके पाई तक इंक्रीज, उसके बाद बीटा, ये पाई, ये अल्फ़ा। लेकिन इतनी करंट जो होगी वो सोर्स से लोड में जाएगी और ये वाली करंट जो होगी वो लोड से फ्री व्हीलिंग डायोड में जाएगी। बस इतना सा डिफरेंस है इस केस में और इस केस में। एक बार फिर से बता देता हूँ, इस केस में और लास्ट केस में अंतर क्या था कि यहाँ से जो पावर मिली वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जितनी एनर्जी लास्ट केस में इसने स्टोर की थी उतनी एनर्जी इस बार ये स्टोर नहीं कर पाएगा। तो जितनी देर तक ये डिस्चार्ज कर रहा था करंट को उतनी देर तक डिस्चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि उतनी करंट ही नहीं है। करंट डिस्चार्ज नहीं करेगा तो ये पहले ही डिस्चार्ज इसका रुक जाएगा और ये पहले ही करंट का कंडक्शन बंद हो जाएगा। अब इस केस को बस इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया कि जब डिस्चार्ज हो रहा है तो सोर्स में करंट ना जाके फ्री व्हीलिंग डायोड से करंट जाएगी। डिफरेंस बस इतना आएगा कि जब तक फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्शन करेगा तब तक नेगेटिव वाली पल्स जो है वो हट जाएगी, नेगेटिव वाली पल्स हट जाएगी और वो फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से होगा। ठीक, इतना था। एज सच इससे क्वेश्चन फ्रेम करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बीटा है तो जब तक हमको इंडक्टर के बारे में पता नहीं होगा अब तक हमको बीटा के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी की वजह से ही बीटा डिपेंड कर रहा है। अगर इंडक्टर ना होता तो सिंपल कंडक्शन पाई पे ही ख़त्म हो जाता। ठीक, अगर इंडक्टर ना होता तो कंडक्शन पाई पे ख़त्म हो जाता। लेकिन बीटा के बारे में पता नहीं है तो इसका एवरेज नहीं निकाल सकते, इसका आरएमएस नहीं निकाल सकते, इसका पावर फैक्टर नहीं निकाल सकते। लेकिन ये जानना ज़रूरी इसलिए है जो हम नेक्स्ट केस पढ़ने वाले हैं उसके लिए। तो ये क्लियर हो गया हो तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि इस लेक्चर का लास्ट है और सिंगल फेस हाफ वेव का भी लास्ट है, तो उसको देखने वाले हैं। आर ई लोड, ये आर है, ये ई है, ये वी नॉट है।
अब इसी को मैं आर ई को बाद में आर एल से जोड़ दूंगा। ये लास्ट है सिंगल फेज हाफ वेव में, ये लास्ट सर्किट है और इससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो अगर ध्यान से देखा है, पहले सप्लाई वोल्टेज ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा सप्लाई वोल्टेज? ये हो गया Vs, ठीक। तो पॉजिटिव साइकिल, जब तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे हमने इस सोर्स को लगाया है, तो यहाँ की वोल्टेज क्या है? यहाँ की वोल्टेज है E, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ का वोल्टेज है E। अगर इसको हम ग्राउंड मान लें तो ये फिर भी निगेटिव मोड में है, रिवर्स बायस मोड में है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल E है और यहाँ का पोटेंशियल है कुछ मान लो पॉजिटिव होगा। तो जब तक इसका पोटेंशियल E से ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये फॉरवर्ड मोड में आएगा नहीं, ठीक। जब तक इसको डायोड, पहले केस डायोड अज्यूम कर लेते हैं, जब तक इसका पोटेंशियल E से ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो मतलब अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें कि यहीं पे प्लॉट कर देते हैं, ये E है, तो हम इसको, ये डायोड ऑन कब होगा? मान लो ये है θ1 और ये है θ2, ठीक। ये θ1 और θ2 भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? Vm sin θ 1 इज इक्वल टू E। Vm sin θ1 इज इक्वल टू E, मतलब ये ग्राफ जो साइन वाला है और θ1 हमको निकालना है, तो Vm sin θ1 इज इक्वल टू E। तो θ1 कितना हो जाएगा? E बाई साइन इनवर्स E बाई Vm, ठीक। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल होगा, ठीक, जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा, तो हम लोग θ2 को क्या बोल सकते हैं? पाई माइनस θ1, ठीक, पाई माइनस θ1। तो θ1 आ गया, θ2 आ गया। तो ये डायोड कब तक कंडक्ट करेगा? जब θ1 से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे, मतलब E से ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा, मतलब θ1 के बाद ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक। और कब तक कंडक्ट करेगा? क्योंकि यहाँ पे R लोड है, केवल R लोड है, तो ये तो कोई पावर देगा नहीं। जैसे लास्ट केस में, पहले केस में क्या था कि जब तक पॉजिटिव वेव थी इसके अक्रॉस तब तक यहाँ से यहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी, उसके बाद यहाँ से कोई पावर जा नहीं सकती। तो θ1 से θ2 के बीच में कंडक्शन होगा, मतलब कंडक्शन मान लेते हैं कहाँ से कहाँ तक होगा, ऐसे θ1 से θ2, θ1 से θ2, यही हो जाएगा V0। तो जब तक करंट फ्लो नहीं हो रही थी, जब तक करंट फ्लो नहीं हो रही थी तब तक आउटपुट वोल्टेज कितना था? E के बराबर था। जब करंट फ्लो हुई तो ये वोल्टेज हो गया सोर्स के बराबर, आउटपुट वोल्टेज हो गया। जब करंट फ्लो होना बंद हो गई तो फिर से E के बराबर हो गया वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज किस तरीके से हो गया? इस तरीके से। आउटपुट वोल्टेज हो गया ये, और आउटपुट करंट क्या हो गई? आउटपुट करंट सिंपल ये हो जाएगी θ1 से θ2, ठीक। तो एक बार फिर से सर्किट को समझ लेते हैं कि E के, जब ये वाला वोल्टेज E से ज़्यादा होगा तो ये अपने आप कंडक्शन मोड में आ जाएगा, और जैसे ही ये वाला वोल्टेज E से कम हो जाएगा अपने आप ये बंद हो जाएगा, ठीक, अपने आप ही ये बंद हो जाएगा। तो करंट का फ्लो कहाँ से होगा? θ1 से θ2। जब तक करंट फ्लो होगी ये वाला वोल्टेज आउटपुट के बराबर रहेगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो ये वाला वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज E के बराबर रहेगा, ठीक। तो ये हो गया E और ये हो गया आउटपुट वोल्टेज जिस तरीके से, और ये हो गई करंट, ठीक।
तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है चार्जिंग करंट, जैसे आउटपुट करंट को हम चार्जिंग करंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वही इस बैटरी को, इसको बैटरी मान लिया जाए तो इसको वो चार्ज कर रही है। तो आई नॉट एवरेज, क्योंकि मैंने बताया था कि एवरेज करंट ही मैटर करती है चार्जिंग ऑफ बैटरी। अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो उस केस में हम आरएमएस चीज़ें नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं केवल एवरेज। ठीक, बैटरी के केस में हम करंट लेंगे या वोल्टेज लेंगे, वो हमेशा एवरेज लेंगे। तो आई एवरेज जो होगा वो होगा 1/2 पाई आर वी एम कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 प्लस ई θ1 माइनस θ2। ठीक, θ1 माइनस θ2, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, इसको डिराइव करके भी हम लोग देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। इसमें कुछ कुछ चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, जैसे अगर डायोड की जगह, जैसे मैं सिंबल बना के लिख देता हूँ, अगर अनकंट्रोल्ड है, अगर अनकंट्रोल्ड है तो θ1 है, और कंट्रोल्ड है अगर, तो θ1 के बाद हम लोग अल्फा कर सकते हैं। जैसे ये θ1 से θ2 के बीच में कभी भी हम इसको ट्रिगर कर देंगे अगर ये SCR होगा तो। ठीक, तो कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, θ1 से ना स्टार्ट होके अल्फा से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे cos θ1 की जगह पे रिप्लेस θ1 बाई अल्फा, रिप्लेस θ1 बाई अल्फा। अगर अनकंट्रोल्ड की जगह पे कंट्रोल्ड हुआ, जैसे यहाँ पे डायोड की जगह पे SCR रहा, तो θ1 से कंडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। फॉरवर्ड मोड में तो आ जाएगा, लेकिन पल्स हम देंगे θ1 से θ2 के बीच में। मान लो अल्फा पे हमने पल्स दी तो वहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होगा, तो जस्ट हमको θ1 की जगह पे क्या पुट कर देना है, अल्फा पुट कर देना है। दूसरा चीज़, अगर मान लो यहाँ पे इंडक्टर भी रहा, यहाँ पे इंडक्टर रहा, तो तुरंत तो इंडक्टर कब तक चार्ज होगा, θ2 तक, जब तक पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है तब तक चार्ज होगा, और उसके बाद इंडक्टर अपनी एनर्जी डिसिपेट करेगा इस साइड में। ठीक, इंडक्टर अपनी एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो फॉर एल लोड, अगर एल लोड भी रहे तो, ठीक, फॉर एल लोड आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बन जाएगा, ये मान लो अल्फा θ1, ऐसे ये हुआ, ये θ2 रहा, और यहाँ पे रुक गया, तो इसको हम बोल देंगे बीटा। क्योंकि इंडक्टर अगर है तो वो थोड़ी देर तक डिस्चार्ज और ज़्यादा करेगा, तो तब तक ये वाला वोल्टेज आउटपुट में रहेगा। तो θ2 के बाद भी थोड़ी देर कंडक्शन होगा। अगर L की वैल्यू स्मॉल है, L की वैल्यू स्मॉल है तो ज़्यादा देर तक कंडक्ट नहीं कर पाएगा। और मान लेते हैं पाई यहाँ पे है, पाई यहाँ पे है। अगर L की वैल्यू ज़्यादा है, अगर L की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे अल्फ़ा ये हुआ, यहाँ पे कंडक्ट किया, और ये रहा θ2, ये रहा θ2। अगर L की वैल्यू ज़्यादा है तो वो पाई के बाद तक कंडक्ट करेगा। जैसे जितना ज़्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू होगी उतना करंट वो स्टोर कर पाएगा अपने अंदर, और उतनी देर तक वो डिस्चार्ज करेगा उस करंट को। तो अगर छोटा सा L है, ठीक, L इज़ स्मॉल, ठीक, तो θ2 के बाद जब वो डिसिपेट करना शुरू करेगा एनर्जी, तो वो पाई तक ना जाके वो पहले ही एनर्जी सारी डिसिपेट कर देगा। लेकिन अगर L इज़ लार्ज, L इज़ लार्ज, तो वो ये हो सकता है। तो ये तो बस थ्योरेटिकल चीज़ें हैं।
इसमें कुछ खास है नहीं, ये हो गया बीटा। तो बस इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर एल लोड आ गया फॉर आर एल ई लोड, फॉर आर एल ई लोड, रिप्लेस थीटा 2 बाई बीटा। और ये अगर बीटा पूछेगा तो अगर मतलब आर एल ई लोड दिया रहेगा तो बीटा की वैल्यू गिवन होगी, वो हमको निकालनी नहीं है, ठीक। अगर आर एल ई लोड होगा तो बीटा की वैल्यू गिवन होगी, वो हमको निकालनी नहीं है। वो उसके बाद जस्ट अगर अनकंट्रोल्ड, 4 केसेस मान लेते हैं, अनकंट्रोल्ड तो यहाँ पे थीटा 1, ठीक, ये आर लोड थीटा 2। अगर कंट्रोल्ड है तो यहाँ पे अल्फ़ा और ये थीटा 2 अगर आर लोड है तो। तीसरा केस यहाँ पे अनकंट्रोल्ड और आर एल ई लोड, तो यहाँ पे थीटा 1 रहेगा और यहाँ पे बीटा रहेगा। और लास्ट केस अगर कंट्रोल्ड है और आर एल ई लोड है तो यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पे बीटा हो जाएगा, ठीक। तो जस्ट ये ऐसे ही था। और जब प्रॉब्लम्स इसके करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तो चीज़ें बहुत इजी हैं और आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा, और उसमें इससे रिलेटेड सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक गेट में, वो सभी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।